दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम सभी आपकी अपनी कक्षा में लेकर नए चैप्टर को हाजिर हैं। टॉपिक वाइज करंट अफेयर की श्रृंखला में दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है विभिन्न ऑपरेशन और इसरो के आगामी मिशन, यानी भारत सरकार के द्वारा या भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय के द्वारा कौन कौन से ऑपरेशन चलाए गए, उन ऑपरेशन के बारे में पढ़ा जाएगा। वो ऑपरेशन कब चलाए गए ये भी पढ़ा जाएगा और उस ऑपरेशन को किस वजह से चलाया गया यह भी दोस्तों मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों आज की इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे इसरो के विभिन्न मिशन के बारे में, ऐसे मिशन जो वर्ष 2022 में पूर्ण हो चुके हैं और आगे 2023 और 2024 में जो आगामी मिशन है इसरो के उन पर भी दोस्तों हम लोग चर्चा किया जाएगा। ढेर सारी सैटेलाइट के ऊपर बात किया जाएगा, जीएसएलवी पीएसएलवी के ऊपर बात किया जाएगा। तो बहुत ही शानदार आज का लेक्चर है। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि पढ़ाने के लिए ऐसा टॉपिक चूज कर लिया जाता है जिसको पढ़ करके दिल खुश हो जाता है। हो ना हो कि परीक्षा में टॉपिक आपके आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन यार इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके दिल को संतुष्टि जरूर मिलेगी, एक आत्मसंतुष्टि जो होता है ना वो गजब का मिलेगा। आप देखिए मेरे साथ बने रहिए अंतिम तक, आपको बहुत मजा आएगा। दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है 14वां सेशन है, 14वां दिन है। पिछले 13 दिनों से रोज एक एक करके नए नए टॉपिक को मैं आप सभी के समक्ष लाता हूं और नई नई चीजों को दोस्तों हम लोग पढ़ा जाता है और यह सीरीज कंटिन्यू दोस्तों 30 दिनों तक चलने वाली है ताकि कोई भी एक ऐसा टॉपिक न रह जाए जो हमारी आंखों से ओझल हो। तो चलिए देखते हैं कि आज की इस क्लास में क्या है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारी किताबें लॉन्च की गई हैं। जैसे मेरे हाथ में दोस्तों ये आपकी अपनी हिंदी की किताब है, आरओ परीक्षा के लिए किताब है। इसी तरीके से दोस्तों बहुत जल्द आपके करंट अफेयर की किताब भी मैं लेकर आ रहा हूं जिसको आप स्मार्ट बुक्स के फॉर्मेट में दोस्तों डाउनलोड कर पाएंगे और उसे भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है जिस पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास को और ध्यान से पढ़िएगा और एक एक चीजों का जवाब आपको देना है। ठीक है, पहला सबसे पहले दोस्तों विभिन्न ऑपरेशन में पहला ऑपरेशन हमारे सामने है कि ऑपरेशन ओलिविया। यह ऑपरेशन ओलिविया क्या दोस्तों, जो कि भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा दोस्तों स्टार्ट किया गया, भारतीय तटरक्षक बल। ठीक है, इसके द्वारा दोस्तों यह ऑपरेशन ओलिविया स्टार्ट किया गया। तो सवाल पूछता है कि यह ऑपरेशन दोस्तों कहां चलाया गया, तो याद रखिएगा उड़ीसा के समुद्री तट पर। जी हां दोस्तों, कहां चलाया गया, उड़ीसा के समुद्री तट पर दोस्तों इस ऑपरेशन की शुरुआत हुआ। अच्छा, क्या किया जाएगा दोस्तों, तो ओलिविया जो नाम दिया गया ना, ये ओलिविया दोस्तों क्या है, कछुओं की प्रजाति है। जी हां दोस्तों, ओलिविया ये क्या है दोस्तों, ओलिविया कछुओं की प्रजाति है। और होता क्या था दोस्तों कि समुद्री तट पर कछुओं का शिकार किया जाता था। सर क्या बात करें, कछुओं का शिकार होता था? जी हां दोस्तों, कछुओं का शिकार होता था जब भारी मात्रा में ये ओलिव, एक्चुअली ओलिविया जो कहा गया दोस्तों, ये ओलिव रिडले कछुए होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ये ओलिव रिडले कछुए होते हैं दोस्तों। याद रखिएगा कछुओं की प्रजाति है जो अमेरिका से चल करके भारत तक आती है। ठीक है, और कुछ समय दोस्तों यहां बिताती है। उस समय इनका शिकार बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो याद रखिएगा उसी से बचाव करने के लिए भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा यह ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कछुओं को बचाने के लिए, जी हां दोस्तों, कछुओं को बचाने के लिए यह ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था। और आपको विश्वास नहीं होगा, इस ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर तक इस्तेमाल किया गया ताकि कछुओं का संरक्षण अच्छे ढंग से किया जा सके। और ये मिशन जो है दोस्तों बीएसएफ के द्वारा जो शुरू किया गया, ये एक सक्सेसफुल मिशन रहा, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही सवाल अच्छे हैं। ठीक है, दूसरा सवाल ऑपरेशन समुद्र सेतु, और यहां पर देखिए लिखा है 2। ये क्या लिखा हुआ दोस्तों, ये 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब इसका भाग 1 भी आ चुका है। ठीक है, लाइक KGF 1 KGF 2 उस टाइप का है दोस्तों ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो याद रखिए दोस्तों ये ऑपरेशन समुद्र सेतु है क्या, जाहिर सी बात है कि इसको किसने स्टार्ट किया होगा, भारतीय नौसेना ने स्टार्ट किया है। ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 पहले चला था, सेतु 2 जो है ये बाद में चला था। ठीक है, अच्छा हुआ क्या था दोस्तों, याद रखिएगा कोविड टाइम की बात है। कोविड-19 जब देश में आया हुआ था, ठीक है, तब देश की परिस्थिति दोस्तों बड़ी खराब हो गई थी। तो जो विदेशों से ऑक्सीजन टैंकर भारत मंगाए जा रहे थे, ठीक है, ऑक्सीजन टैंकर ये क्या हो रहे थे दोस्तों, इन्हें विदेशों से भारत मंगाया जा रहा था। ठीक है, भारत मंगाया जा रहा था। अच्छा, केवल ऑक्सीजन कंटेनर नहीं दोस्तों मंगाया जा रहा था। ठीक है, और उसमें दोस्तों सहायता कौन किया था, यह ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 ने किया था। सेतु 1 नहीं, सेतु 2 ने किया था। ऑक्सीजन टैंकर के साथ साथ दोस्तों बहुत सारी मेडिसिन भी ऐसी थी जो जरूरत थी दोस्तों भारतीयों को, जैसे रेमडेसिविर वगैरह का नाम सुना होगा, वो मेडिसिन भी दोस्तों इस ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत दोस्तों लाया गया। ठीक है, किस वजह से दोस्तों स्टार्ट किया गया, तो शिपमेंट दोस्तों तेजी से हो सके, शिपमेंट तेजी से हो सके, इसीलिए दोस्तों इसको जो है शिपमेंट में तेजी लाने के लिए इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया था। भाई हेलीकॉप्टर हवाई जहाज चल नहीं रहे थे, तो समुद्री रास्ता एक रास्ता था जिसके माध्यम से ये शिपमेंट
डेवलपमेंट और तेजी से हो सकता था। तो इसमें भारतीय नौसेना ने दोस्तों काम किया और इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समुद्र सेतु जो 1 है इसका संबंध अलग है दोस्तों। सेतु 2 में तो ऑक्सीजन मंगाया गया, ऑक्सीजन के टैंकर बनाए गए, दवाइयां मंगाई गई, वैक्सीन मंगाए गए, इस तरह से काम हुआ। ठीक है, कुछ मेडिकल इक्विपमेंट मंगाए गए, वो सारी चीजें हैं। लेकिन समुद्र सेतु जो 1 था दोस्तों, इसको भारतीय नौसेना ने शुरू इसलिए किया था, देखिए शुरू किया गया था कोविड पर्पज से। ठीक है, शुरू किस पर्पज से हुआ था तो याद रखेगा, ये कोविड-19 पर्पज के कारण ही शुरू हुआ था। लेकिन दोनों में अंतर है। 2 में जैसे दवाइयां मंगाया गया, उसी तरह से 1 में क्या था दोस्तों, तो कोविड-19 के दौरान मालदीव जो देश है, वहां जो भी भारतीय फंसे थे उनको दोस्तों भारत लाने के लिए, उनको भारत वापस लाने के लिए दोस्तों इस ऑपरेशन समुद्र सेतु को स्टार्ट किया गया था। मालदीव में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए लाया गया था दोस्तों, क्या, यह ऑपरेशन समुद्र सेतु 1। परीक्षा में पूछ देगा, लोग पता करेंगे कि दोस्तों क्या होगा, सेतु 1 क्या है, सेतु 2 क्या है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक का पर्पस था फंसे हुए भारतीयों को भारत लाना वापस, दूसरे का पर्पस था दवाइयां और जो है मेडिसिन वगैरह जो है, या वैक्सीन हो गया, या फिर आपका ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह हो गया, इन सबको भारत लाना। ठीक है, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, एक माल की ढुलाई कर रहा है, एक व्यक्ति की ढुलाई कर रहा है, ये आप याद रखेंगे। तो यहां पर समुद्र सेतु 1 और 2 को आप इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा और याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा ऑपरेशन वंदे भारत मिशन क्या है दोस्तों, ऑपरेशन वंदे भारत मिशन दोस्तों जो विदेश मंत्रालय है, ये विदेश मंत्रालय के तहत दोस्तों स्टार्ट किया गया इसको, ऑपरेशन वंदे भारत मिशन। और इसके तहत क्या किया गया था कि विदेशों में जो भारतीय फंसे थे, विदेशों में फंसे 14,800, कितना दोस्तों, 14,800 भारतीयों को वापस देश लाना। जी हां दोस्तों, वापस देश लाना। ठीक है, ये दोस्तों मिशन था वंदे भारत मिशन। 14,800 भारतीयों को दोस्तों क्या किया गया, याद रखेगा, भारत वापस लाया गया। और इसीलिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ये भी कोविड टाइम की बात है। कोविड में परेशानी इतनी ज्यादा हो गई थी, फ्लाइट्स वगैरह बंद हो गई थी, इसलिए भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है, इसने दूसरे देशों के साथ संपर्क साझा करके वहां से अपने देश के जो लोग रह रहे थे उन भारतीयों को वापस देश लाया गया था। और इसीलिए दोस्तों स्टार्ट किया गया था ऑपरेशन वंदे भारत मिशन। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए आज के इस क्लास में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोई रटाफिकेशन वाला काम नहीं करते हैं कि एक ही तरह से हम रोज पढ़े। आप इस टॉपिक वाइज करंट अफेयर श्रृंखला में देखे होंगे कि कभी आपको प्रश्न उत्तर के साथ दिया जाता है, कभी आपको सिंगल क्वेश्चन दिया होता है, उत्तर डायरेक्ट आपको बताना होता है, कभी कभी आपको 4 ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं, कभी कभी दोस्तों आप इस तरह के फॉर्मेट में भी चीजों को पढ़ते हैं। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि हर एक तरह के सवालों को हम टच कर सकें इस टॉपिक वाइज करंट अफेयर की श्रृंखला में, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो पाए और एक भी टॉपिक हमसे छूट ना पाए। ठीक है, इसीलिए इस तरह के सवाल दिए जा रहे हैं। इसी तरह से दोस्तों एक ऑपरेशन चला, ऑपरेशन मिशन सागर। देखिए नाम भी कैसा दोस्तों, ऑपरेशन मिशन सागर। और ये याद रखेगा, ये मिशन सागर क्या है दोस्तों, तो कोविड-19 के दौरान, याद रखेगा, कोविड-19 के दौरान दोस्तों कुछ स्पेसिफिक देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। जैसे हम बात कर लें दोस्तों, जैसे मालदीव की बात कर लें, जैसे हम मेडागास्कर की बात कर लें, मेडागास्कर। ठीक है, तो याद रखेगा भारत के ऐसे बहुत सारे पड़ोसी देश थे जो भारत की समुद्री सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, और भी ले सकते हैं, सेशल्स वगैरह का नाम आया था, सेशल्स का। ठीक है, तो याद रखेगा ये जैसे देश हैं दोस्तों, इनमें जो भारतीय फंसे थे उनको अपने देश लाने के लिए और प्लस यहां से वापस भी लाना और इस देश को सहायता करना। ठीक है, इस देश को सहायता करना। आपने देखा होगा कोविड टाइम में भारत सिर्फ अपने लोगों की मदद नहीं कर रहा था, भारत अपने पड़ोसी देश, चाहे वो पाकिस्तान रहा हो, चाहे अफगानिस्तान रहा हो, चाहे नेपाल रहा हो, चाहे बांग्लादेश रहा हो, चाहे मालदीव रहा हो, चाहे आपका सेशल्स रहा हो, चाहे मेडागास्कर रहा हो, उनको जो है सहायता किया था। सहायता स्वरूप दोस्तों उन देशों को खाद्य सामग्री मुहैया कराया गया था, उसके अलावा बहुत सारी दवाइयां, जी हां दोस्तों, बहुत सारी दवाइयां, ठीक है, जो उनके जरूरत की थी, वो सारी चीजें दोस्तों भारत ने आपूर्ति करवाया था इस ऑपरेशन मिशन सागर के तहत। जी हां दोस्तों, ऑपरेशन मिशन सागर ने मालदीव को, मेडागास्कर को, सेशल्स को, और इसके साथ एक और देश है दोस्तों, कोमोरोस। कौन सा देश है, कोमोरोस। ये 4 देश थे दोस्तों जिन्हें जरूरी आवश्यक सामग्रियां, खाद्य सामग्रियां, दवाइयां, इन सारी चीजों को डिस्पैच किया था भारत ने, इनकी मदद किया था। तो याद रखेगा, यहां पे याद रख सकते हैं सहायता के लिए, किसकी सहायता के लिए, याद रखेगा ये सहायता के लिए दोस्तों इस मिशन को लाया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल देखते हैं। इसी तरह से एक ऑपरेशन दोस्तों, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। जी हां दोस्तों, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम किसके द्वारा चलाया गया? ये टीम क्लॉ के द्वारा चलाया गया। लेकिन क्या है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम? बहुत कम बच्चे ऐसे हैं दोस्तों जो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम के लिए जानते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों। आपने अपने देश के अंदर दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुना होगा, सुना ही होगा, सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुना होगा। ये सियाचिन ग्लेशियर दोस्तों, एक तो यहां का टेंपरेचर तो आपको पता होगा कि -40 डिग्री, जी हां दोस्तों, -40 डिग्री दोस्तों यहां का टेंपरेचर है। ये बहुत बड़ी बात है और ऐसे में यहां लोगों का रह पाना ये बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद भी जो हमारी भारतीय सेना है वो लगातार सियाचिन ग्लेशियर की देखभाल करती रहती है कि कोई भी विदेशी व्यक्ति इस ग्लेशियर पर अपनी आंखें न जमा सके, अपने पैर न जमा सके। और इसीलिए दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए, जी हां दोस्तों, चढ़ाई करने के लिए याद रखिएगा, ये टीम क्लॉ ने क्या किया दोस्तों? दिव्यांगों की टीम बना दिया। विश्वास नहीं होता कि क्या सर ये सही है कि गलत है, ठीक है, दिव्यांगों की टीम बना दिया, याद रखेगा। और ये दुनिया की सबसे बड़ी दिव्यांगों की टीम हो गई और इसके लिए दोस्तों ये विश्व रिकॉर्ड भी बन गया। ये विश्व रिकॉर्ड भी बन गया कि भाई -40 डिग्री सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांगों की टीम जा रही है। जी हां, दिव्यांगों की टीम जा रही है। और ये था दोस्तों ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। परीक्षा में आ जाए, लोगों को क्या पता, क्या फर्क पड़ता है यार कि हम भारत के सभी ऑपरेशन के बारे में जाने, कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को। लेकिन आप जानिए, आप स्टडी 91 के स्टूडेंट हैं, आपको हर छोटी बड़ी बातें जानना होगा, समझना होगा, एक एक चीजों को दोस्तों याद कर लीजिए। टीम क्लॉक के द्वारा दोस्तों इसको स्टार्ट किया गया था, एक टीम गठित की गई थी जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। वो सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए दोस्तों उस टीम का गठन किया गया था। मोटी मोटा इतनी बात आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, ऑपरेशन नमस्ते। जहां दोस्तों ये ऑपरेशन नमस्ते ये भारतीय सेना के द्वारा दोस्तों स्टार्ट किया गया। क्या है ये ऑपरेशन नमस्ते? सर देखने से नाम तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ऑपरेशन नमस्ते। ये क्या था याद रखेगा, देखिए भारतीय सेना लग करके दोस्तों भारतीयों की मदद कर रही थी, चाहे वो विदेश से भारतीयों को लाना हो, चाहे ऑक्सीजन टैंकर को लाना हो, हर जगह, चाहे भारतीय नौसेना की बात कर लीजिए, वायुसेना की बात कर लीजिए, भारतीय सेना की बात कर लीजिए, ये हर संभव प्रयास कर रही थी कि हम किया जाए। लेकिन भारतीय सेना, अच्छा एक बात बताइए, ऐसा तो था नहीं कि कोरोना भारतीय सेना को नहीं हो सकता था, ठीक है, कोरोना से तो भाई हर कोई संक्रमित हो सकता था। तो भारतीय सेना खुद को स्वयं को संक्रमण से, जी हां दोस्तों, स्वयं को संक्रमण से दूर रखने के लिए दोस्तों ये मिशन चलाया गया था कि अपने आप को दोस्तों संक्रमण से मुक्त रखे, दूर छोड़िए, मुक्त रखने के लिए, ठीक है, मुक्त रखने के लिए दोस्तों ये कौन सा मिशन चलाया गया? ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया। ये भारतीय सेना के द्वारा। ये किसी और को मुक्त रखने की बात नहीं करता था, ये कहता था भाई हम पहले बचे रहें, हम बचे रहेंगे तभी लोगों की सेवा हो पाएगी। तो स्वयं को संक्रमण से मुक्त रखने के लिए भारतीय सेना ने क्या चलाया? ऑपरेशन नमस्ते चलाया। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, ये भारतीय सेना के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसी तरह से एक है दोस्तों ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा दोस्तों कहां चलता है? अब नाम पढ़ के लगता है कि शायद सर कहीं ऐसी जगह चलता होगा जहां खूब बर्फ वगैरह होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दिमाग का एक भ्रम है। ये सर्द हवा पढ़ने की वजह से ऐसा महसूस हुआ। याद रखें दोस्तों, ये जो सीमा सुरक्षा बल है, जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन्हें कहते हैं, ठीक है, इनके द्वारा दोस्तों स्टार्ट किया गया था इसी साल जनवरी 2022 में याद रखेगा ऑपरेशन सर्द हवा, ये बीएसएफ के द्वारा शुरू किया गया। और कहां पे शुरू किया गया? तो याद रखेगा ये राजस्थान में शुरू किया गया, ठीक है, राजस्थान में दोस्तों कहां पर? तो दोस्तों याद रखेगा रेगिस्तानी एरिया है, जैसलमेर का नाम सुना होगा, ठीक है, राजस्थान में दोस्तों स्टार्ट किया गया कि वहां से कोई पाकिस्तानी घुसपैठ न कर पाए, इसके लिए दोस्तों यहां पर इसे स्टार्ट किया गया था, ठीक है, घुसपैठ न हो पाए, इसके लिए दोस्तों ऑपरेशन सर्द हवा ये बीएसएफ के द्वारा ये राजस्थान के जो पाकिस्तान से सटे हुए एरिया हैं, चाहे वो बीकानेर हो जाए, बाड़मेर हो जाए, या फिर उसके आगे आएंगे आप जैसलमेर हो जाए, उन एरिया में दोस्तों बीएसएफ के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था ऑपरेशन सर्द हवा। इसी तरह से एक और पढ़िए, ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है? जी हां दोस्तों, ऑपरेशन देवी शक्ति, देखिए विदेश मंत्रालय ने दोस्तों इस ऑपरेशन देवी शक्ति की शुरुआत किया है। आपको बताना है ऑपरेशन देवी शक्ति है क्या। याद रखेगा दोस्तों, आपने नाम सुना होगा कि बीच में क्या हुआ था कि तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर पूरा कंट्रोल कर लिया। किसने? याद रखिए, अफगानिस्तान पर किसने अपना कंट्रोल कर लिया? याद रखिएगा तालिबानियों ने। जी हां दोस्तों, तालिबानी कंट्रोल हो गया दोस्तों, पूरा अफगानिस्तान किसके पास आ गया? ये तालिबान के हाथों चला गया। अफगानिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे, जो राष्ट्रपति थे, वो देश छोड़ के भाग खड़े हुए। लेकिन अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए भारतीय सेना पीछे नहीं हटी, ठीक है, उन्होंने तालिबानियों के साथ समझौता किया और
एक भी भारतीय को मरने नहीं दिया और सुरक्षित, दोस्तों याद रखेगा, सुरक्षित तरीके से सभी भारतीयों को अफगानिस्तान से दोस्तों वापस लाया अपने देश में। और याद रखेगा यही था ऑपरेशन देवी शक्ति। तो भाई एक तालियां तो बनती है भारतीय वायुसेना की, जिसने इतनी हिम्मत करके तालिबानियों के बीच जाकर के भारतीय सेना को निकाल कर लाया। देखिए मैंने क्लास के पहले आपको बता दिया था कि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको पढ़ करके मन प्रसन्न हो जाता है, और मुझे लगता है एक ऐसा ही टॉपिक भी है जिसमें आपका मन प्रसन्न हो जाए। सच बता रहा हूं, आत्मसंतुष्टि बहुत बड़ी चीज होती है, और इसको पढ़ाने के बाद मैं संतुष्ट हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप स्वयं भी संतुष्ट हो रहे होंगे। आगे बढ़िए दोस्तों। इसी तरह से एक ऑपरेशन है दोस्तों, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। दोस्तों नाम से ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे बच्चों से संबंधित कोई ऑपरेशन है, ठीक है। और देखिए ये चला गया दोस्तों आरपीएफ के द्वारा। किसके द्वारा? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आप इसे बोलते हैं आरपीएफ को, ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ये आरपीएफ जो है उसके द्वारा दोस्तों ये चलाया गया। अब आरपीएफ रहती कहां दोस्तों? या इंडियन रेलवे में काम करती, ठीक है। तो जो रेलवे में काम करती दोस्तों आरपीएफ है, इस आरपीएफ ने ये कहा कि हम छोटे छोटे बच्चों को, ठीक है, बच्चों की तस्करी देखिए बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, बच्चों की तस्करी बहुत ज्यादा होती है, बच्चों की चोरी होती है। ट्रेन के थ्रू ही दोस्तों बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तस्कर पहुंचाने का काम करते हैं। तो देश भर के जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, उन रेलवे स्टेशन पे दोस्तों तहकीकात जारी करके 1000 से अधिक बच्चों की तस्करी को इन्होंने रोका, नन्हे फरिश्ते इस ऑपरेशन के तहत, ठीक है। 1000 से अधिक बच्चों को दोस्तों तस्करी से बचाया। देखिए रेलवे के माध्यम से बहुत कुछ होता है। रेलवे के माध्यम से चोरी चोरी तंबाकू बेचे जाते हैं। रेलवे के माध्यम से बहुत सारे नशीले पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पे आ जाते हैं। जो तस्कर होते हैं वो बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके भाग जाते हैं, क्योंकि गाड़ी से ले जाना संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए दूर दराज चुराएंगे बच्चा। पता चला तमिलनाडु से बच्चा को चुराया, ला के पश्चिम बंगाल में बेच दिया, ठीक है। अब पश्चिम बंगाल से बच्चा कभी जा नहीं पाएगा, भाग नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि सब कुछ उनके कंट्रोल में होता है। तो इस तरह से तस्करों के गुट को दोस्तों फेल किया, और यहां पर आरपीएफ ने 1000 से ज्यादा बच्चों को जो है उनकी गिरफ्त से छुड़ाया। यह काम कराया था दोस्तों तस्करों ने, ठीक है, सॉरी आरपीएफ ने कराया, ठीक है। इसी तरह एक और चला दोस्तों प्रोग्राम ऑपरेशन आहट। याद रखिए ऑपरेशन आहट भी ये आरपीएफ के द्वारा ही चलाया गया, ठीक है, और आरपीएफ के द्वारा चलाया गया, मतलब सर रेलवे की बात हो रही, ठीक है। और ऑपरेशन आहट के तहत यहां याद रखेगा बच्चों के साथ साथ महिलाओं की भी दोस्तों तस्करी होती थी। जी हां दोस्तों, महिलाओं को याद रखेगा, महिलाओं का यौन शोषण करने के लिए उन्हें बाजारों में बेच दिया जाता है। आप सारी चीजों से वाकिफ हैं, और ऐसे में महिलाओं और बच्चों को बचाने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया गया था। अब परीक्षा में सवाल कैसे बनता है आप समझिए, ऑपरेशन आहट पूछेगा तो इसका संबंध महिलाओं और बच्चों दोनों से, जबकि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का संबंध किससे दोस्तों? उसका संबंध सिर्फ और सिर्फ बच्चों से है, वो ध्यान दीजिएगा। तो याद रखेगा बच्चों और महिलाओं की तस्करी से मुक्ति दिलाने के लिए, ठीक है, या आजाद कराने के लिए दोस्तों, याद रखेगा तस्करों से बचाने के लिए आरपीएफ के द्वारा यह ऑपरेशन आहट की शुरुआत की गई थी। इसे आप याद रखेगा, यह आरपीएफ के द्वारा चलाया गया। तो बहुत शानदार सा दोस्तों ऑपरेशन है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला है ऑपरेशन गंगा। जी हां दोस्तों, ऑपरेशन गंगा क्या है? तो देखिए केंद्र सरकार की तरफ से यह ऑपरेशन गंगा चलाया गया। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि रूस और यूक्रेन में भयानक लड़ाई चल रही थी, ठीक है, और यूक्रेन में जो भारतीय थे वो जो फंसे थे वो वापस भारत आने की मांग कर रहे थे। ऐसे में भारत सरकार के पास यही ऑप्शन था कि एक मिशन चला करके यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। और इसी के लिए दोस्तों याद रखेगा भारत सरकार ने चलाया ऑपरेशन गंगा। जी हां दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा टीवी चैनलों पर कि इस लड़ाई में जहां कहीं भारतीय दिखते थे, यूक्रेन में जहां कहीं भारतीय दिखते थे, अगर उन्होंने भारत का झंडा दिखा दिया तो उनकी गाड़ियों को नहीं उड़ाया जाता था, उनको गोली नहीं मारा जाता था, उनको रशियन सैनिक सुरक्षित छोड़ देता था। यूक्रेन सैनिक जो भी थे दोस्तों वो भी भारतीयों को परेशान नहीं करते थे। यानी दो देश की लड़ाई में भारतीय सुरक्षित थे। और वो किसकी वजह से हो पाया? वो केंद्र सरकार की वजह से हो पाया, वो भारत सरकार की नीतियों की वजह से हो पाया। अन्यथा ऐसा होता कहां है? आप तो ये तो नॉर्मल सी बात है, बोलने को बोल दिया जाता भाई चावल के साथ घून पिस गया, लड़ाई हो रहा था, वहां फायरिंग में मारे गए भारतीय, लेकिन एक भी भारतीय को खरोच नहीं आया। इस पूरी लड़ाई के दौरान आपने देखा होगा यूक्रेन की जैसी तैसी हालत हो गई, पूरी अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई, पूरी राजधानी खत्म हो गई, उनके कितने सारे क्षेत्र रसिया के कब्जे में आ गए, रसिया के कितने सारे सैनिक मारे गए, सब कुछ हुआ, लेकिन एक भी भारतीय नहीं मरा। ये भारत सरकार की नीति जो है तो इसके यही तो फॉरेन पॉलिसी है, इसी फॉरेन पॉलिसी है दोस्तों। याद रखेगा यहां भारतीयों को बचा लिया गया। यह ऑपरेशन गंगा है, इसका नाम याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऑपरेशन दोस्तों ऑपरेशन परिवर्तन। याद रखेगा ये ऑपरेशन परिवर्तन दोस्तों ये चलाया गया आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा। भाई किसी पुलिस के द्वारा इस तरह का पहला ऑपरेशन है, और ये किसके लिए चलाया गया? तो याद रखेगा आंध्र प्रदेश के अंदर
आंध्र प्रदेश के अंदर भांग की खेती बहुत ज्यादा होती थी। किसकी? भांग की। जी हाँ दोस्तों, भांग की खेती। आपको पता होगा दोस्तों, भारत में भांग की खेती पर रोक लगा हुआ है। ठीक है, भांग की खेती, एक ऐसा देश अभी हमने करंट अफेयर में पढ़ा था जिसने भांग की खेती को कानूनी मान्यता दे दिया। जी हां दोस्तों, भांग की खेती को क्या दे दिया? कानूनी मान्यता दे दिया कि हर व्यक्ति अपने घर में भांग के 4-5 पौधे उगा सकता है। ठीक है, और ये किसने किया दोस्तों? ये माल्टा नाम का एक देश है। किस नाम का देश है? माल्टा नामक एक देश है दोस्तों, जिसने कानूनी मान्यता दिया। खैर, उस देश की अलग बात है। अपने देश के अंदर दोस्तों भांग की खेती वैध नहीं है। ठीक है, तो भांग की खेती को और सप्लाई को, जी हां दोस्तों, और सप्लाई को यानी पूर्ति को याद रखिएगा नष्ट करने के लिए, ठीक है, आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा यह ऑपरेशन परिवर्तन लाया गया। किसके लिए दोस्तों? तो भांग की खेती और आपूर्ति को खत्म करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा, और उसके माध्यम से दोस्तों ये चीजों को समाप्त किया गया। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए मैं यहां लिख सकता हूं, इनको रोकने के लिए दोस्तों यहां गठन हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा ऑपरेशन मिशन अमानत। जी हां दोस्तों, कुछ अच्छी सी बात होगी क्योंकि अमानत की बात कर रहा है। अमानत मतलब कुछ भी आपकी अमानत हो सकती है। अमानत का मतलब देखिए धातुएं नहीं होती हैं कि खाली सोना चांदी पैसा ही अमानत होता है। आपके लिए एक एक सामान आपका अमानत हो सकता है। और देखिए, इसको भारतीय रेलवे के द्वारा दोस्तों स्टार्ट किया गया, लाया गया ऑपरेशन मिशन अमानत। इसके तहत जो आरपीएफ थी ना, वो रेल यात्रियों को जो सामान खो जाते थे, याद रखिएगा, रेल यात्रियों के खोए सामान की वापसी के लिए, मतलब जो सामान रेल यात्री के खो गए रेलवे में, ठीक है, या चोरी हो गए हैं, ठीक है, सामान को ट्रैक करने के लिए आप बोल सकते हैं, सामान को ट्रैक करने के लिए दोस्तों क्या स्टार्ट किया गया? ट्रैक करने के लिए दोस्तों क्या स्टार्ट किया गया? याद रखिएगा, यहां पर आया ऑपरेशन मिशन अमानत। ये भारतीय रेलवे के द्वारा दोस्तों ऑपरेशन मिशन अमानत स्टार्ट किया गया कि भाई जिसका भी सामान खोया है या जो चोरी हो गया उसको हम ट्रैक करेंगे और वो सामान उसके तक पहुंचाएंगे, या जो सामान गलती से छूट गया है उसको यात्रियों तक पहुंचाया जाएगा। इसीलिए दोस्तों ये ऑपरेशन मिशन अमानत की शुरुआत किया गया। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा सवाल। इस तरह के सवाल देखिए आते हैं परीक्षा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। लिख रहा ऑपरेशन सतर्क क्या है? ये अच्छा सवाल दोस्तों। ऑपरेशन सतर्क, देखिए ऑपरेशन सतर्क की बात करेंगे तो ऑपरेशन सतर्क ये आरपीएफ के द्वारा स्टार्ट किया गया और ये अप्रैल महीने में दोस्तों शुरू किया गया था। जी हां दोस्तों, अप्रैल 2022 में इस मिशन को शुरू किया गया था। ये क्या था दोस्तों? तो याद रखिएगा, रेलवे के माध्यम से तंबाकू को क्या करते हैं दोस्तों? जो तस्कर होते थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे तंबाकू को, जबकि तंबाकू इतनी ज्यादा मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना अवैध है। यहां तंबाकू की बात कर लें, यहां पर अवैध शराब की बात कर लें। जी हां दोस्तों, अवैध शराब की बात कर लें तो इस पर दोस्तों शिकंजा कसने के लिए दोस्तों याद रखिएगा आरपीएफ के द्वारा अप्रैल 2022 में ऑपरेशन सतर्क की शुरुआत किया गया कि भाई ताकि रेलवे के माध्यम से इस तरह की तस्करी या इस तरह की गतिविधियां न हो पाए। ठीक है, इसीलिए अवैध तंबाकू और अवैध शराब ये रेलवे के द्वारा स्टार्ट किया गया दोस्तों। ऑपरेशन सतर्क है, इसको आप ध्यान रखिएगा, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा ऑपरेशन उपलब्ध क्या है? बताइए, सोचिए दिमाग से, जवाब दीजिए। नहीं पता है तो हम तो वहीं बताने के लिए। ऑपरेशन उपलब्ध क्या है दोस्तों? यह भी भारतीय रेलवे के द्वारा स्टार्ट किया गया, खास करके आरपीएफ भी इसमें इन्वॉल्व थी। और इसको दोस्तों इसलिए स्टार्ट किया गया जो टिकट की कालाबाजारी होती थी। ठीक है, टिकट की कालाबाजारी जो होती थी दोस्तों, उस कालाबाजारी को समाप्त करने के लिए, कालाबाजारी को समाप्त करने के लिए दोस्तों यहां पर क्या स्टार्ट किया गया? याद रखिएगा, ऑपरेशन उपलब्ध स्टार्ट किया गया, करने के लिए स्टार्ट किया गया ऑपरेशन उपलब्ध, ताकि जो सामान्य व्यक्ति हैं वहां तक दोस्तों ये टिकट मिल पाए। देखिए, कालाबाजारी की वजह से क्या होता है कि टिकट ब्लैक में बिकने लगते हैं और ब्लैक में टिकट महंगा बिकता है, जबकि रेलवे उतना दाम आपसे नहीं वसूलता है। तो ब्लैक में आज भी ऐसा होता होगा कि जब कभी सीट वगैरह फुल हो जाता होगा तो आप ब्लैक में टिकट परचेज करते हैं। हर टिकट का आप 500-700 रुपए ज्यादा पे करते हैं। भाई ये गवर्नमेंट के खाते में तो पैसे नहीं जा रहे हैं, ये कालाबाजारी ही तो है। और अगर आपको रेलवे में सीट मिले तो सीट तो आपको ऐसे ही मिलनी चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों रेलवे के द्वारा आरपीएफ के सहयोग से इस कालाबाजारी को समाप्त करने के लिए यह ऑपरेशन उपलब्ध नाम का एक ऑपरेशन चलाना पड़ा। इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन मेघ चक्र, ये जबरदस्त ऑपरेशन है, मतलब इस ऑपरेशन को सैल्यूट किया जा सकता है। जबरदस्त ऑपरेशन और देखिए जबरदस्त टीम है जो वो कर रही दोस्तों। आपने सीबीआई का नाम सुना होगा। जी हां दोस्तों, ठीक है, सीबीआई का नाम सुना होगा। सीबीआई के द्वारा इस ऑपरेशन मेघ चक्र को चलाया जा रहा है। अब भाई इतना बड़ा कौन सा ऑपरेशन हो गया कि सीबीआई को इन्वॉल्व होना पड़ा और सीबीआई को डायरेक्ट आकर दोस्तों इस तरह से ऑपरेशन में काम करना पड़ा। तो याद रखेगा, बाल यौवन शोषण, जी हां दोस्तों, बाल
यौवन यौवन शोषण शोषण याद रखिए। अब बाल यौवन शोषण में क्या है, देखिए बहुत सारी ऑनलाइन सामग्रियां, जी हां दोस्तों, ऑनलाइन सामग्री होती है, ठीक है, जैसे किसी के साथ दोस्तों क्लिप बना लिया, सेक्सी क्लिप बना लिया और उसको दोस्तों क्या किया जा रहा है, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, या इस तरह की गतिविधियां बहुत सारी होती हैं। तो याद रखिएगा जिसमें बाल यौवन शोषण शामिल है, ठीक है, इसको समाप्त करने के लिए, इस पर रोक लगाने के लिए सीबीआई के द्वारा क्या चलाया गया दोस्तों, ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया गया। मेरी बातें आप समझ पा रहे होंगे, यहां पूरा लिखें, सेंटेंस बना के जरूरी नहीं, आप मेरे भावनाओं को समझिए। तो बाल यौवन शोषण, जी हां दोस्तों, बाल यौवन शोषण से जुड़ी जो भी ऑनलाइन सामग्री है, ठीक है, और जो ऑनलाइन सामग्री को प्रसारित करने वाले लोग हैं, सबसे जरूरी तो ये है, ठीक है, प्रसारित करने वाले जो लोग हैं दोस्तों, खास करके उनके ऊपर दोस्तों शिकंजा कसना था, ठीक है, सीबीआई को, इसीलिए चलाया गया ऑपरेशन मेघ चक्र। क्या चलाया गया, ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया गया। आगे बढ़िए, अगला लिख रहा है दोस्तों ऑपरेशन नार्कोस। क्या है, जी हां दोस्तों, ऑपरेशन नार्कोस याद रखेगा, ये आरपीएफ के द्वारा चलाया गया, आरपीएफ के द्वारा चलाया गया। जिस तरह से पीछे आपने पढ़ा कि आरपीएफ के द्वारा एक ऑपरेशन सतर्क चलाया गया था, और ऑपरेशन सतर्क में याद रखेगा अवैध तंबाकू और अवैध शराब, क्या क्या था दोस्तों, अवैध शराब पर अंकुश लगाने के लिए दोस्तों याद रखेगा ऑपरेशन सतर्क चलाया गया था। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूं पीछे, अभी हमने पीछे पढ़ा दोस्तों ऑपरेशन सतर्क, ये क्या पढ़ा, यहां पर आइए देखिए, यहां पर पढ़ा कि तंबाकू, अवैध तंबाकू या अवैध शराब पर दोस्तों सख्ती लगाने के लिए या उस तरह की गतिविधियां न हो पाए, इसके लिए दोस्तों आरपीएफ के द्वारा यह ऑपरेशन सतर्क चलाया गया था। उसी प्रकार से दोस्तों यहां ऑपरेशन नार्कोस जो है, याद रखेगा ये नार्कोस का मतलब क्या है, नार्को टेस्ट एक शब्द आपने सुना होगा, उसी से याद कर लीजिएगा नार्कोस, ठीक है। यहां पर याद रखेगा नशीले पदार्थों की तस्करी से रोक लगाने के लिए, नशीले पदार्थों की तस्करी, जी हां दोस्तों, तस्करी को रोकने के लिए आप कह सकते हैं, तस्करी को रोकने के लिए दोस्तों आरपीएफ के द्वारा क्या चलाया गया, अगर हम नशीले पदार्थों को रोकने की बात करेंगे तो ऑपरेशन नार्कोस चला गया, अगर अवैध तंबाकू अवैध शराब रोकने की बात करेंगे तो ऑपरेशन सतर्क चलाया गया। ये दोनों बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशन हैं जो अभी इंडिया में चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से आपके लिए हिंदी इंडिविजुअल का बैच आ चुका है। इसी तरह से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन बैच भी हम बना रहे हैं, ताकि एक बार आप विषय को पढ़िए ना, दोबारा आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। कोई अदर इंक्वायरी करनी है आपको तो आप यहां कॉल करके संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब यहां से थोड़ा सा हम टॉपिक चेंज कर रहे हैं, अब हम आगे पढ़ने चल रहे हैं इसरो के आगामी मिशन के बारे में। अभी तक दोस्तों हम विभिन्न ऑपरेशन के बारे में पढ़े कि भाई कौन सा ऑपरेशन किसके द्वारा चलाया गया, और आपको पढ़ के मजा भी आएगा। और आज की क्लास में दोस्तों हम चर्चा करेंगे इसरो के आगामी मिशन के बारे में। आइए देखते हैं क्या आगामी मिशन दोस्तों। इसी तरह से इसरो का एक मिशन था रीसेट 1A, जी हां दोस्तों, रीसेट 1A, जो कि दोस्तों 24 फरवरी 2022 को लॉन्च किया गया। हालांकि आपको तिथि याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सन थोड़ा सा अगर आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये रीसेट 1 जो है दोस्तों, याद रखेगा यहां पर जो रीसेट 1 लिख रहा है दोस्तों, याद रखें कहीं पर ये सैट जो लिखा होता है ना, सैट का मतलब क्या होता है दोस्तों, सैट का मतलब सैटेलाइट होता है। क्या होता है, सैट का मतलब सैटेलाइट होता है। और सैटेलाइट आप जानते हैं दोस्तों, सैटेलाइट हम उपग्रह को कहते हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है, ठीक है। जैसे चंद्रमा भी उपग्रह है, लेकिन वो पृथ्वी का उपग्रह है, तो सैटेलाइट दोस्तों उपग्रह को ही कहा जाता है, लेकिन ये कृत्रिम सैटेलाइट है। और रीसेट जो लिखा दोस्तों, RI इसके आगे जो सब लिखा हुआ है, याद रखेगा राडार इमेजिंग सैटेलाइट है। क्या है दोस्तों, R माने क्या हो जाता है, यहां पर राडार हो जाता है, राडार इमेजिंग, यहां दोस्तों राडार इमेजिंग सैटेलाइट। जी हां दोस्तों, यह एक राडार इमेजिंग सैटेलाइट है जो भारत के द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया। और कब लॉन्च किया गया, ये फरवरी 2022 में लॉन्च किया गया। ये आप याद रखेंगे, किसके द्वारा दोस्तों, ये इसरो ने लॉन्च किया। जी हां दोस्तों, इसरो की बात करी ना दोस्तों, तो इसरो में कुछ कॉमन बातें आप याद रखेगा, जैसे कि इसरो में क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होना चाहिए। अगर हम इसरो की बात करें तो सबसे पहले इसरो की स्थापना कब हुआ था, याद रखेगा 1969 में, याद रखेगा इसरो की स्थापना हुआ था, ठीक है। इसरो के वर्तमान में दोस्तों अध्यक्ष कौन है, यह दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसरो के अध्यक्ष याद रखेगा सोमनाथ जी हैं। क्या नाम है दोस्तों, सोमनाथन जी हैं, याद रखेगा टी सोमनाथ, ठीक है, टी सोमनाथन, ठीक है। याद रखेगा वर्तमान में क्या है, ये इसरो के अध्यक्ष हैं। ये दो बातें कम से कम आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तब तो आप आगे बढ़िए और भी सवालों को देखते चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इसरो का एक मिशन है दोस्तों जो 2023 में आएगा, और यह है दोस्तों मिशन गगनयान 1। देखिए गगनयान के नाम से कई मिशन आ रहा है, गगनयान 1 भी तैयार हो रहा है, गगनयान 2 भी तैयार हो रहा है, और गगनयान 3 भी तैयार हो रहा है। अब आप कहेंगे सर ये गगनयान 1 2 3 है क्या,
पॉइंट की बात है भाई। गगनयान, ठीक है सर, हमने मान लिया कि 1 तैयार हो रहा है, 2 तैयार हो रहा है, 3 तैयार हो रहा है। ये एक एक मिशन दोस्तों एक दूसरे से ज्यादा अपडेटेड हो रहे हैं। तो सबसे पहले गगनयान मिशन 1 आएगा। ये मिशन गगनयान जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। गगनयान, मिशन गगनयान, ये है क्या दोस्तों? गगनयान 1 याद रखेगा, ये मानव रहित मिशन है। क्या है? ये मानव रहित मिशन है। जी हां दोस्तों, अभी क्या होता था, अंतरिक्ष में हमेशा किसी व्यक्ति को भेजना पड़ता है, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, व्यक्ति नहीं जाएंगे, उस यान में एक भी मानव नहीं रहेगा। तो याद रखेगा मानव रहित मिशन होगा। यह मानव रहित अंतरिक्ष मिशन, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो बिना ड्राइवर के कार देख करके खुश हो जाते हैं कि भाई बिना ड्राइवर के कार कैसे चलती होगी। आप सोचिए कि बिना ड्राइवर के, बिना किसी व्यक्ति के सैटेलाइट कैसे जाएगा। इतना बड़ा मिशन दोस्तों भारत ने अपने दम पे करने की सोचा। भारत में इसरो जो है दोस्तों, उसने अपने दम पे करने की सोचा। तो याद रखेगा गगनयान 1 क्या है दोस्तों, यह भारत का पहला, जी हां दोस्तों, पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है, और यही है, ठीक है। आगे देखिए मिशन आदित्य 11। देखिए आदित्य जहां कहीं लिखा हुआ, आदित्य किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। तो याद रखिए आदित्य नाम से जितने भी मिशन होते हैं वो सूर्य से संबंधित होते हैं। आदित्य नाम से जितने मिशन होते हैं किससे संबंधित होते हैं? वो सूर्य से संबंधित होते हैं, और लिखा है आदित्य 11। तो याद रखेगा आदित्य 11 का संबंध किससे है? सूर्य से है। और ये सब होगा क्या इसमें? तो फरवरी 2023 में दोस्तों ये मिशन स्टार्ट हो रहा है। और याद रखेगा आपने सौर कोरोना का नाम सुना होगा। सौर कोरोना नहीं, सूरज को कोरोना हो गया ये मतलब नहीं है। याद रखेगा जो सूरज होता है ना, ये सूर्य होता है। सूर्य से दोस्तों जो लपटें ऐसे उठती हैं, इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? उसका मुकुट माना जाता है, उसका मुकुट माना जाता है, और इसी को दोस्तों कोरोना कहा जाता है। यही क्या है? इसी को कोरोना कहा जाता है। तो जो सौर कोरोना होता है दोस्तों, इस सौर कोरोना के अध्ययन के लिए दोस्तों ये इसरो के द्वारा मिशन लाया जा रहा है, मिशन आदित्य 11। सिंपल सी बात है, ठीक है। याद रखेगा ये मिशन आदित्य 11, और यह पहला अंतरिक्ष मिशन है जो सूर्य तक जाएगा। जी हां दोस्तों, भारत का यह पहला मिशन है जो कहां जाएगा दोस्तों? जो सूर्य के परिधि तक जाएगा दोस्तों, और जाकर के सौर कोरोना का अध्ययन करेगा। याद रखेगा फरवरी 2023 में इसरो के द्वारा इस मिशन को स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला लिख रहा है मिशन चंद्रयान 3। अब देखिए चाहे चंद्रयान 3 की बात कर लें, चाहे चंद्रयान 2 की बात कर लें, चाहे चंद्रयान 1 की बात कर लें, ये चंद्रयान मिशन में होगा क्या? सिंपल सी बात है भाई, चंद्रयान 1 में चंद्रमा से संबंधित दोस्तों ये मिशन है। किससे संबंधित है? चंद्रमा से संबंधित। अब चंद्रमा पर दोस्तों कई सारे सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं वहां जांच पड़ताल के लिए। तो याद रखेगा ये जुलाई 2023 में स्टार्ट होगा, ठीक है। और चंद्रमा पर जो लैंडर और रोवर जो भेजे जाएंगे, लैंडर और रोवर, याद रखेगा लैंडर रोवर क्या होता है दोस्तों? जो सैटेलाइट जाता है, उस सैटेलाइट, पूरा सैटेलाइट तो हवा में रहता है, उसका कुछ हिस्सा दोस्तों चंद्रमा की धरातल पर आ जाएगा, और चंद्रमा की धरातल से जो वहां की मिट्टी होगी, वहां का जो वायुमंडल होगा, वहां जो भी चीजें होंगी, वहां जो गैस होंगे, वहां जो भी निक्षेप होंगे, उनके बारे में दोस्तों शोध करेगा ये लैंडर और रोवर। तो लैंडर और रोवर को दोस्तों चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। आराम से इसको लैंडिंग कराना पड़ता है, नहीं तो फिर क्या होगा, ये खो भी सकता है। ऐसा आपने चंद्रयान 1 में देखा होगा कि चंद्रयान में जो लैंडर और रोवर था दोस्तों खो गया, ठीक है। बाद में मिला, कुछ समय बाद उसका पता लगा लिया गया, बट यही है दोस्तों चंद्रयान 3। मिशन चंद्रयान 3 यह इसरो का मिशन है, याद रखेगा। और इसके तहत क्या होगा, जुलाई 2023 में स्टार्ट किया जाएगा। लैंडर रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा की सतह पर कराया जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। मिशन गगनयान 2, देखिए गगनयान 1 जो दोस्तों, गगनयान 1, 2, 3 ये सब दोस्तों मानव रहित मिशन है, सब मानव रहित मिशन है। और इतने सारे क्यों है दोस्तों? ये मानव रहित मिशन इतना 1, 2, 3 क्यों चलाया गया? तो याद रखिए कई स्टेप में दोस्तों इसको तैयार किया जा रहा है, कई स्टेप में इसकी टेस्टिंग की जाएगी, इसीलिए आप यहां पर 1, 2, 3 पढ़ रहे हैं। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए लिख रहा है मिशन निसार। जी हां दोस्तों, जनवरी 2023 में याद रखिए ये मिशन निसार आने वाला है। ये निसार क्या दोस्तों? तो निसार में जो NI लिखा हुआ दोस्तों, N का मतलब क्या है? याद रखिएगा N का मतलब नासा है। N का मतलब क्या है? नासा। और I का मतलब क्या है दोस्तों? I का मतलब इसरो है। तो याद रखेगा यहां नासा और इसरो, ये जो NI पढ़ रहे हैं ना, यहां याद रखेगा मिशन निसार में ये नासा और इसरो दोनों मिलकर दोस्तों काम कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? NI पढ़ा, ठीक है। NI तो पढ़ लिया। यस मतलब क्या होता है दोस्तों? तो याद रखेगा S कहा जाता है सिंथेटिक, ठीक है। एस का मतलब क्या है? सिंथेटिक। ए मतलब क्या है? अपार्चर। क्या है दोस्तों? अपार्चर, यही नाम ही है, सिंथेटिक अपार्चर
अपर्चर राडार, आर मींस क्या हो जाता है, राडार। तो दोस्तों ये इसका नाम है, मैंने बता दिया आपको, नासा और इसरो। जी हाँ दोस्तों, यहां याद रखेगा एन माने क्या हो जाता है, नासा, और आई मींस क्या हो जाता है, इसरो। तो याद रखेगा नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर या अपर्चर राडार। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है, और यह एक तरह की संयुक्त परियोजना है, संयुक्त परियोजना है भारत में इसरो और याद रखेगा अमेरिका के नासा की संयुक्त परियोजना है, यह भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। लिख रहा मिशन गगनयान 3 क्या है, बता चुका हूं दोस्तों। गगनयान नाम से जितने भी मिशन है ये सबसे अपडेटेड मिशन है। याद रखेगा ये भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान है। जी हां दोस्तों, मानव रहित अंतरिक्ष यान है, अंतरिक्ष यान है जिसे भेजा जाएगा। इसमें कोई भी मानव नहीं होगा और ये भारत का पहला है। जी हां दोस्तों, पहला। कई पार्ट में चल रहा दोस्तों, इसलिए क्योंकि इसकी टेस्टिंग चल रही है, अलग अलग चीजों को टेस्ट किया जा रहा है, इसलिए दोस्तों आप यहां देख रहे हैं। ठीक है, आप यहां कह सकते हैं कि बिना अंतरिक्ष के पहला चालक दल होगा जो इसके तहत जाएगा, गगनयान मिशन का पहला चालक दल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। लिख रहा मिशन शुक्रयान 1 क्या है। जिस तरह से हमने चंद्रयान 1 पढ़ा था, मंगलयान पढ़ा था, आदित्य 1 पढ़ा था, उसी तरह से शुक्रयान 1 है। ये शुक्रयान 1 याद रखेगा, ये दिसंबर 2024 में दोस्तों भेजा जाएगा। और क्या है तो याद रखेगा शुक्र। जी हां दोस्तों, शुक्र जो पृथ्वी, जो याद रखेगा अगर आप सूर्य की बात करते हैं, सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य के सबसे नजदीक बुध है। क्या है, बुध है। बुध के बाद शुक्र है, और शुक्र के बाद क्या दोस्तों, पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद क्या है, मंगल है। ये चार दोस्तों, इनको याद रखेगा चट्टानी ग्रह कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों पेटी है, सूक्ष्म ग्रहों की पेटी है, याद रखेगा। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पढ़ते हैं बृहस्पति। क्या मिलता है, बृहस्पति। आगे बढ़ते हैं तो मिलता है शनि, और आगे मिलता है अरुण, और आगे मिलता है वरुण। यही है कॉन्सेप्ट। और याद रखें दोस्तों, बुध शुक्र के सबसे नजदीक है, उसके बावजूद भी याद रखेगा सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो याद रखेगा सबसे गर्म कौन सा है, शुक्र है। जबकि नजदीक कौन है, आप सोचेंगे यही कि भाई सूर्य के नजदीक तो बुध है, लेकिन बुध सबसे गर्म ग्रह नहीं है। परीक्षा में आता है, बच्चे गलती करते हैं, आप मत कीजिएगा। बुध नजदीक होने के बावजूद भी गर्म नहीं है, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, मीथेन वगैरह की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से यह गर्म होती है। अब जब ज्यादा गर्म हो जाएगा तो चमकना शुरू हो जाएगा, और जितना ज्यादा चमकेगा वो तो तारा की तरह दिखेगा। इसीलिए तो शुक्र ग्रह को सुबह का तारा, सांझ का तारा कहते हैं। क्यों सर सुबह शाम का तारा क्यों कहते हैं, क्योंकि आसमान में देखेंगे तो पृथ्वी के सबसे करीब है कौन, शुक्र। इसलिए दोस्तों तारे के रूप में दोस्तों में दिखाई पड़ता है। हमें लगता है तारा है, एक्चुअली वो तारा नहीं है, वो क्या होता है, शुक्र ग्रह होता है। ठीक है, तो याद रखेगा ये सबसे गर्म है। और उसी शुक्रयान 1 जो भेजा जा रहा दोस्तों, ये शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए उसके ऑर्बिटर पर भेजा जाएगा। ठीक है, याद रखेगा शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए, अध्ययन के लिए उसके ऑर्बिटर पर भेजा जाएगा। देखिए ऑर्बिटर मतलब क्या होता है, शुक्र ग्रह पर नहीं जाएगा, ये शुक्र ग्रह के चारों तरफ पहले चक्कर लगाएगा, उसका जो ऑर्बिट होगा वहां से दोस्तों उसका निरीक्षण करेगा। ठीक है, सब कुछ होने के बाद तब धरातल पर लैंडिंग कराया जाता है, पहले बार में धरातल पर नहीं भेज दिया जाता है। ये इसका मायने है, तो इसको याद रखेगा। दिसंबर 2024 में इसरो के द्वारा दोस्तों चलाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। लिख रहा है मिशन चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण। जी हां दोस्तों, चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण, इसका मतलब क्या है, मिशन माने मिशन हो गया, चंद्र माने चंद्रमा का, ध्रुवी माने ध्रुव का। जैसे पृथ्वी का ध्रुव कितना है, 2 ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उसी तरह से चंद्रमा का जो ध्रुव है उसका अन्वेषण करने के लिए, उसका जांच पड़ताल करने के लिए याद रखेगा भेजा जाएगा। ये 2024 में भेजा जाएगा। अच्छा सर, चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पे भेजा जाएगा, दक्षिणी ध्रुव पे, तो याद रखेगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे भेजा जाएगा। कहां भेजा जाएगा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा जाएगा, उत्तरी ध्रुव पर नहीं। ठीक है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा जाएगा दोस्तों। यह मिशन जो जा रहा है ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए जा रहा है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए, अन्वेषण करने के लिए, पता लगाने के लिए दोस्तों इस मिशन को भेजा जा रहा है। और एक चीज दोस्तों इसमें आप और याद रखेगा, इसमें जाक्सा का नाम सुना होगा दोस्तों, जाक्सा का नहीं सुना तो कोई बात नहीं, जाक्सा का और इसरो का, जाक्सा और इसरो मिलकर दोस्तों काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इस पे कभी हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अन्वेषण करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए इस मिशन को भेजा जा रहा है वर्ष 2024 में। इसी तरह से मंगलयान 2 याद रखेगा, मिशन मंगल, आपने मूवी देखा होगा तो मजा आ गया होगा देख करके। ठीक है, 2024 में मंगलयान 2 आने वाला है। और मंगल ग्रह के दोस्तों अभी तक देखिए मंगल ग्रह के ऑर्बिट को अध्ययन किया जाता था। ठीक है,
मंगल ग्रह के ऑर्बिट को अभी तक अध्ययन किया जाता था, लेकिन इसके माध्यम से फिर से लैंडर और रोवर की बात आ गई। लैंडर और रोवर की बात आ गई। जहां लैंडर रोवर की बात आती है, याद रखिएगा, इसका मतलब है कि अब सैटेलाइट को उसके धरती पर उतारा जाएगा ताकि और ज्यादा अन्वेषण किया जा सके और ज्यादा शोध किया जा सके। मतलब को समझिएगा, नहीं आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है, अच्छा आगे बढ़े दोस्तों। यहां तक जो हमने बातें किया, ये इसरो के आगामी मिशन के बारे में बात किया। इसरो के कुछ और मिशन है जो अभी चर्चित हैं, इसरो के द्वारा जो महत्वपूर्ण मिशन किए गए हैं, जैसे वन वेब इंडिया 1। जी हां दोस्तों, वन वेब इंडिया 1 एक मिशन दोस्तों इसरो का, इसको LVM-3 M2 के द्वारा भेजा गया। अच्छा, आप एक चीज और बताइए दोस्तों, आप कई बार सुनते हैं GSLV का नाम, क्या पढ़ते हैं? GSLV, और कई बार पढ़ते हैं PSLV। ठीक है, ये GSLV और PSLV होता क्या है? तो PSLV माने होता है पोलर, याद रखिएगा, P फॉर पोलर, S फॉर सैटेलाइट, L फॉर लॉन्च, V फॉर व्हीकल। यानी एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो पोलर की तरफ जाएगा, ध्रुव की तरफ जाएगा, यानी ऐसे ऐसे घूमेगा। ठीक है, याद रखिएगा। और G माने क्या हो जाता है? जियोसाइंक्रोनस हो जाता है। क्या हो जाता है? जियोसाइंक्रोनस हो जाता है। ठीक है, जियोसाइंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये पृथ्वी के क्या करता है? ऐसे जैसे अक्षांश होते दोस्तों, ऐसे पृथ्वी की चक्कर लगाना शुरू करेगा। ये होता है GSLV। ठीक है, GSLV हो जाएगा। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, अक्टूबर 2022 में ये वन वेब इंडिया 1 करके दोस्तों भेजा गया है। ये LMB। अच्छा, याद रखिएगा एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, ये भारत का पहला वाणिज्यिक मिशन है। आपके काम की बात बता दूं, यह भारत का पहला क्या है? वाणिज्यिक मिशन है। ठीक है, तो यह सवाल आपसे पूछ सकता है कि भारत का पहला वाणिज्यिक मिशन, कॉमर्शियल मिशन दोस्तों कौन सा है? तो वाणिज्यिक मिशन यह है। इसरो ने इसके तहत कुल 36, याद रखिएगा, कॉमर्शियल सैटेलाइट को, जी हां दोस्तों, कॉमर्शियल सैटेलाइट को दोस्तों भेजा। आप कहेंगे सर कॉमर्शियल सैटेलाइट को कैसे भेजता है? मान लीजिए जैसे टाटा है, अब टाटा का दोस्तों आप घर में टाटा लगा के रखे होंगे। ठीक है, अरे टाटा का चैनल। ठीक है, अब होता क्या दोस्तों, टाटा प्ले के नाम से अब हो गया है। तो पहले टाटा स्काई था, अब टाटा प्ले हो गया। अब टाटा स्काई जिनके जिनके घर में लगा होगा, जाहिर सी बात उसका कोई सैटेलाइट होगा, वहां से सबको कवर करता होगा। तो याद रखेगा, ये कैसे टाटा भेजेगा? तो टाटा इसरो के माध्यम से दोस्तों उसको भेजेगा। याद रखेगा, इसीलिए यहां पर कहा गया है वाणिज्यिक मिशन है। तमाम भारत की कंपनियां वो भारत अपने से संबंधित सैटेलाइट लॉन्च करना चाहती थी। यहां पर 36 सैटेलाइट दोस्तों इसरो ने लॉन्च किया है, जो अलग अलग कॉमर्शियल कंपनियों के हैं, इसीलिए कॉमर्शियल मिशन इसको नाम दिया गया। ये LVM-3 M2 के माध्यम से लॉन्च किया गया। और सैटेलाइट क्या है? वन वेब इंडिया 1। जी हां दोस्तों, वन वेब इंडिया 1 याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा है कि उपग्रह DSEO मिशन, DSEO मिशन दोस्तों जून 2022 में किया गया। और याद रखेगा, यह PSLV 353 के द्वारा दोस्तों पूरा हुआ। अब मैं आपको बता दूं यहां क्या था दोस्तों, सिंगापुर। जैसे भारत अपने देश की मदद करने के लिए, मतलब अपने देश के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी मदद करने के लिए अगर कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है, तो जो हमारे पड़ोसी देश हैं जिनके पास इस तरह का लॉन्च व्हीकल नहीं है, जैसे मान लीजिए मालदीव चाहे कि भाई हमारी भी सैटेलाइट चली जाए, नेपाल चाहे, बांग्लादेश चाहे, ठीक है, या फिर मेडागास्कर चाहे, या फिर हम कह रहे हैं हमारा पड़ोसी सिंगापुर अगर चाहे कि भाई हमारी भी सैटेलाइट जानी चाहिए, तो हमारे इसरो के साथ संपर्क कर सकता है। और इसरो ने इसी संपर्क में 3 सैटेलाइट को, जी हां दोस्तों, 3 सैटेलाइट को याद रखेगा जो सिंगापुर के थे, उन तीनों सैटेलाइट को ये उपग्रह जो सैटेलाइट DSEO मिशन है इसके तहत भेजा है। ठीक है, सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और इसके अलावा याद रखेगा 2 स्टार्टअप कंपनियां हैं भारत में, 2 स्टार्टअप कंपनियां भारत में, उनके भी सैटेलाइट को दोस्तों यहां पर इसरो ने लॉन्च किया है इसी के तहत। ठीक है, ये जून 2022 में लॉन्च किया गया, तो इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़िए। लिख रहा है उपग्रह सैटेलाइट GSAT-24। GSAT-24 क्या दोस्तों? आइए देखते हैं। जून 2022 में दोस्तों GSAT-24 को लॉन्च किया गया। और यहां पर क्या नाम है उसका? एरियन E5। एरियन E5 दोस्तों अब है क्या? याद रखेगा, ये टाटा कंपनी की जो DTH सर्विस है, टाटा कंपनी की DTH सर्विस के लिए, याद रखेगा, जो अभी आपको बता रहा था, ठीक है, DTH सर्विस के लिए दोस्तों उनका एक पर्सनल सैटेलाइट लॉन्च किया गया और उसी से संबंधित है ये, तो इसे भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए। लिख रहा है EOS-04 क्या है दोस्तों, जिसे फरवरी 2022 में लॉन्च किया गया। ये PSLV C-52, याद रखेगा, ये वाहन का नाम होता है, लॉन्च व्हीकल होता है। देखिए ये सैटेलाइट का नाम है,
ठीक है। और ये जिस सैटेलाइट को जिस गाड़ी से भेजा गया, ये उसका वाहन है, गाड़ी है, वाहन है, या आप इसे प्रक्षेपक यान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रक्षेपक यान। जिसके माध्यम से इस सैटेलाइट को भेजा गया वो कौन सा माध्यम है? वो है PSLV C-52, ये गाड़ी का नाम है, और ये सैटेलाइट का नाम है EOS-04। याद रखेगा, फरवरी 2022 में भेजा गया। यह भी दोस्तों एक राडार इमेजिंग सैटेलाइट है। क्या है दोस्तों? राडार इमेजिंग सैटेलाइट है, याद रखेगा, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। जिस तरह से अभी पीछे हमने रीसेट पढ़ा था, रीसेट 01, उसी तरह से दोस्तों EOS-04 है, याद रखेगा ये। और इसी के साथ दो छोटे छोटे और उपग्रह भी भेजे गए थे, वो छोटी सी बात है। आगे बढ़िए, लिख रहा उपग्रह EOS-03 दोस्तों क्या है? अगस्त 2021 में पिछले साल भेजा गया था। GSLV F-10 इसका प्रक्षेपक यान था और इसके माध्यम से भेजा गया था। यह भारत का पहला, याद रखेगा, भारत का पहला अत्याधुनिक, यह भारत का पहला अत्याधुनिक मतलब नई नई टेक्नोलॉजी से लैस अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था। क्या था? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था। क्या था दोस्तों? यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था, ठीक है, याद रखेगा, जिसे हमने भेजा था अगस्त 2021 में। लेकिन यह मिशन, याद रखेगा, यह मिशन फेल हो गया था, भारत इसमें असफल था, ठीक है। बहुत अच्छा प्रयास रहा लेकिन असफलता। फिर से अब इस पे काम किया जा रहा, फिर से दोबारा भेजा जाएगा। देखिए, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह क्या होता है? भारत की एक अपनी सैटेलाइट जो पृथ्वी के चारों इर्द गिर्द चक्कर लगाएगी और जो भारत के लिए अच्छे डेटा होंगे, जो जरूरत के डेटा होंगे, उनको कलेक्ट करेगी, जैसे मौसम संबंधी हो गया, कोई भी डेटा हो, याद रखेगा। इसी तरह से एक उपग्रह दोस्तों अमेजिनिया 01, यह PSLV C-51 के माध्यम से प्रक्षेपक यान है। ध्यान दीजिएगा, यह सैटेलाइट का नाम है, आपको बता दिया मैंने, सैटेलाइट का नाम है। और यह क्या है? यह प्रक्षेपक यान है। जिस यान के माध्यम से, जिस रॉकेट के माध्यम से सैटेलाइट जाएगा, यह उस रॉकेट का नाम है, ठीक है। तो याद रखेगा यह। अब यह क्या है दोस्तों? यहां पर जो पढ़ रहे हैं आप, फरवरी 2021 वाला, तो यह ब्राजील द्वारा विकसित किया गया है। यह ब्राजील द्वारा विकसित है, ठीक है, विकसित किया गया। क्या है दोस्तों? अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। जो भारत वाला फेल हो गया, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, ठीक है, अवलोकन उपग्रह सैटेलाइट है, ठीक है, याद रखेगा, ठीक है। लेकिन इसको ब्राजील द्वारा विकसित किया गया था। हालांकि ब्राजील ने रिक्वेस्ट भारत से किया तो भारत ने उसके लिए भेज दिया, ठीक है। तो इस तरह के दोस्तों सवाल थे। उम्मीद करता हूं आज पढ़ करके आपको अच्छा लगा होगा, कुछ तो नई नई चीजें मिली होंगी कि हाँ भाई देश में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तीन चीजों को ध्यान रखिए। ये हमारे हैंडरिटन नोट्स हैं। बहुत जल्द दोस्तों करंट अफेयर की पुस्तिका भी आपकी आने वाली है, तो स्मार्ट PDF के रूप में दोस्तों आपको मिल जाएगा। मजा आएगा पढ़ करके, जबरदस्त बन रहा है, ठीक है। आप चाहें तो इसे हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। और अगर आप किताबों को खरीदते हैं तो दोस्तों ये किताब तो आपके घर डिलीवर्ड हो जाएगी, आप इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।